जय हिंद दोस्तों। आइए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसके जनक थे थॉर्नडाइक। जैसे कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम अधिगम की कंप्लीट सीरीज बनाएंगे और सभी 10 सिद्धांतों को समझाएंगे। तो ये हमारा अधिगम का दूसरा सिद्धांत है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सिद्धांत की। हम बात करते हैं पहला जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है, इसके जनक कौन थे? थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक जनक थे, थोड़ा सा इसे याद रख लें कि थॉर्नडाइक को हम पढ़ते हैं डाइन। तो डाइन क्या करती हैं? बार बार प्रयास करती हैं और त्रुटियां करती हैं। तो ये कौन करता है? डाइन। और डाइन में क्या हुआ? थॉर्नडाइक, ठीक है ना। और थॉर्नडाइक। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक जो है, इन्हें हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अब थॉर्नडाइक ने एक शोध किया था, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। इन्होंने जो शोध किया था उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। 1898 में इन्होंने शोध किया था और इसी शोध में इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि थॉर्नडाइक का जो प्रयास त्रुटि सिद्धांत है किस शोध से लिया गया है? तो किससे शोध लिया गया है? एनिमल इंटेलिजेंस से। दोस्तों इसमें मैंने अधिकांशतः 90% उन सभी पॉइंटों को नोट किया है जो कभी ना कभी पेपर में आए हैं, ठीक है ना। सीटेट, रीट, संविदा और अन्य छत्तीसगढ़ वाली जहां भी शिक्षक की भर्ती होती है उन सभी एग्जामों के क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कंप्लीट पूरा देखना है। और आप लोगों ने मेरे जो इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं, उस पर बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोग का और अच्छा आप लोग ने कमेंट वगैरह सब कुछ किया है। चलिए तो हम बात करते हैं, इस सिद्धांत को आगे पढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? प्रयास त्रुटि सिद्धांत किस पर किया था? बिल्ली पर। इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, SR थ्योरी और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते जाएं। और ये हमने केवल आप लोग को बताया बस है कि इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं, ये हैं। हम बिल्कुल 2 मिनट में ही आप लोग को याद करवाने वाले हैं। बस आपको हमारी एक छोटी सी कहानी सुनना है, ठीक है ना। और कहानी इसी सिद्धांत की है। हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने यह जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में उन्होंने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। तो चलिए हम बात करते हैं थॉर्नडाइक ने क्या किया। एक उलझन पेटिका ली, जो चारों ओर से ये दिख रही है, एक उलझन पेटिका है जिसे हम इंग्लिश में पजल बॉक्स भी कहते हैं। इस पेटिका में उन्होंने बिल्ली को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये तो पहली घटना। फिर हम बात करते हैं, इसमें केवल एक दरवाजा लगा हुआ है जो ये है। और ये दरवाजा कैसा है? जब ये लीवर पे यदि पांव पड़ जाए तो ये दरवाजा खुल जाता है। लेकिन ये बात बिल्ली को नहीं मालूम थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की संपूर्ण कहानी। अब क्या होता है, थॉर्नडाइक इस बॉक्स के बाहर यहाँ पर भोजन रखते हैं। भोजन की सुगंध जैसे ही बिल्ली के पास पहुंचती है तो वह सुगंध एक विशेष उद्दीपक का कार्य करती है। और अब बिल्ली क्या करती है? उस भोजन को खाने के लिए यहाँ वहाँ उल्टे सीधे प्रयास करती है। और जब ये उल्टे सीधे प्रयास करती है तो इन प्रयासों के थ्रू उसका अचानक संयोग बस उसका पांव इस लीवर पर पड़ जाता है। और जैसे ही लीवर पर पांव पड़ता है और गेट खुल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने पूरी कहानी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। और जैसे ही गेट खुल जाता है, ये तो पहले दिन की कंडीशन थी। अगले दिन पुनः थॉर्नडाइक ऐसा ही करते हैं कि भोजन को बाहर रखते हैं और बिल्ली को अंदर। अगली बार लेकिन बिल्ली को ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ा और कम ही प्रयास में बिल्ली बाहर निकल आई। और ऐसा इन्होंने कई बार किया और धीरे धीरे एक कंडीशन ये आई कि बिल्ली अब पहले प्रयास में बाहर निकलने लगी। तो ये सिद्धांत का जो मूल तत्व है वो यही है कि यदि हम किसी चीज में बार बार प्रयास करते हैं तो त्रुटियों की क्या हो जाती है? कमी। यही है सिद्धांत समझाने वाला है, जो समझाता है आपको कि आप जब कोई कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इस सिद्धांत में थोड़ा सा और देखना, जो ये थोड़ी सी बुक्स की भाषा है, फिर मैं अपनी भाषा में आप लोग को अलग से बताऊंगा ये भाषा क्या कहती है। इस सिद्धांत का मूल क्या है? तो हम बात करते हैं इस सिद्धांत का मूल क्या है। तो इस सिद्धांत के मूल यह है कि जब प्राणी कोई कार्य सीखता है तो उसके समक्ष एक विशेष उद्दीपक या स्थिति होती है। तो विशेष उद्दीपक और क्या होती है? स्थिति। जब प्राणी कोई कार्य सीखता है
तो और उस विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए वो प्रेरित भी करती है। जैसे कि हम बात करते हैं, आइए तो अपन पहले हम अपनी भाषा में आप लोग को समझा दें। इस सिद्धांत का मूल ये है कि आप बार बार प्रयास करोगे तो त्रुटियां हो जाएंगे। और प्रयास कब करोगे? जब आपके सामने एक विशिष्ट उद्दीपक होगा, तो विशिष्ट उद्दीपक को देखकर आप विशिष्ट अनुक्रिया करोगे। और जब कभी भी भविष्य में वह उद्दीपक देखोगा तो आप पुनः वैसे ही क्रिया करोगे। और यही इस सिद्धांत की मूल बात है। हम बात करते हैं, इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें, ये आपके काम का है। हाँ, अब बात करते हैं इसमें क्या लिखा है जो महत्वपूर्ण है। विशिष्ट उद्दीपक और एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित होता है, जिसे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत संबंध कहा जाता है। तो जब ये उद्दीपक अनुक्रिया संबंध है तो इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है और इसीलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हैं, संबंध का सिद्धांत भी कह सकते हैं और संबंध बात का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम ऊपर देखते हैं। तो यहाँ देखें, इसका अन्य नाम था संयोजनवाद का सिद्धांत। तो बिल्ली का पांव लीवर पर संयोग से पड़ा था, इसलिए इसका सिद्धांत का नाम क्या है? संयोजनवाद। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि बिल्ली ने बार बार प्रयत्न किए तो धीरे धीरे उसने त्रुटियों में कमी कर ली, इसलिए तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसका संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या हुआ था? संबंध। और हमने आप लोग को बताया था कि जब उद्दीपक और अनुक्रिया हुआ तो इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या हुआ? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और इसी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं SR थ्योरी। तो जैसे कि हमने आप लोग को इतना तो पढ़ा चुके हैं कि बिल्ली पर प्रयोग किया, संयोजनवाद क्यों कहते हैं, प्रयत्न और भूल क्यों कहते हैं, संबंधवाद क्यों कहते हैं, थोड़ी सी आप लोग। हाँ, अब बात करते हैं इसके बारे में, अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, थायरडाइक का एक महत्वपूर्ण बात थी। थायरडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये पॉइंट आप लोग को आ चुका है। कैसा आया था कि सीखना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? थायरडाइक ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांत के प्रमुख तत्व। दोस्तों आप लोग पहले नोट्स बनाते जाएं, ठीक है ना। और नोट्स ऐसे नहीं बनाना, एक बार आप पूरा देख लें, फिर स्पीड में दोबारा देख लें और उसके बाद नोट्स बनाएं, तो आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना लोगे। अब बात करते हैं इसी सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के सिद्धांत के प्रमुख तत्व। तो इसके प्रमुख तत्व 4 हैं। अगर आपको कोई चीज सीखना है तो आपको इन 4 तत्वों से होकर गुजरना पड़ेगा। नंबर 1, सीखने के सिद्धांत का पहला तत्व क्या है? आवश्यकता। जब कोई भी व्यक्ति के सामने आवश्यकता होती तो वो कोई भी चीज आसानी से सीख सकता है। दूसरा है तत्परता का नियम। जब बालक तत्पर हो किसी कार्य को सीखने के लिए तब भी वह बहुत आसानी से सीख जाता है। तीसरा है अभ्यास का नियम। यह नियम ये कहता है कि अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो आप उस कार्य को सीख जाओगे। और चौथा है प्रोत्साहन का नियम। तो कई बार जब हम बालक या किसी भी अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित करते हैं तो आसानी से अन्य नेक्स्ट वाली चीजें वो सीख जाता है। चलिए तो हम बात करते हैं, सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन? थायरडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के निम्न सोपान या सम्मिलित अंग हैं। अब सोपान से मतलब ये था कि थायरडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण थे, अपन उस चरणों को कंप्लीट करते हैं। हम बात करते हैं जो पहला चरण है उसमें क्या लिखा है? चालक या प्रणेता अभिप्रेरक। तो चालक या अभिप्रेरक, तो वहां पर जैसे कि हम उस पूरी कहानी को बताएं तो उस कहानी में भोजन की जो सुगंध थी उसको सूंघते ही वो सुगंध है वह चालक और अभिप्रेरक का कार्य करने लगी थी, इसीलिए इसे चालक या अभिप्रेरक कहते हैं। दूसरा इसका क्या है? लक्ष्य। इसका जो दूसरा सोपान है वो क्या है? लक्ष्य। तो जितने भी थे तो वहां बिल्ली को भोजन खाना था, ये उसका लक्ष्य था। और तीसरा क्या लिखा है? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। तो बिल्ली को भोजन तो खाना था लेकिन बिल्ली के बीच में एक बाधा उत्पन्न हो रही थी। वह बाधा क्या थी? कि मात्र एक ही गेट है और उस गेट को कैसे खोलें। तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। चौथा है उल्टे सीधे प्रश्न। तो बिल्ली ने नेक्स्ट में क्या किए थे? उल्टे सीधे प्रश्न भी किए थे। पांचवा संयोगवश सफलता प्राप्त होना। तो उस बिल्ली को क्या हुआ था कि संयोग से उसका पांव लीवर पे दब गया तो संयोग व सफलता प्राप्त होती है।
छठवां है सभी अनुक्रियाओं का चुनाव। तो सही अनुक्रियाओं का चुनाव से मतलब इससे था कि बार बार उन्होंने अनुक्रियाएं की और अब सही अनुक्रियाओं का चुनाव। और सातवां क्या है, स्थिरता। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने क्या पढ़े थे, सोपान। अब बात करते हैं थार्नडाइक के सीखने के नियम। तो थार्नडाइक ने सीखने के नियमों को मुख्यतः दो कैटेगरी में डाला। पहले कैटेगरी क्या है, थार्नडाइक के सीखने के नियम, जिसे हम कहते हैं पहले में मुख्य नियम और दूसरे में गौण नियम। अब मुख्य नियम क्या कहलाते हैं और गौण नियम क्या कहलाते हैं। तो सीखने के मुख्य नियम कितने हैं, 3, और गौण नियम कितने हैं, 5। तो चलिए पहले तो हम एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम मुख्य नियम की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके मुख्य नियम 3 हैं। सीखने के मुख्य नियम कितने हैं, 3, जिसमें से पहला नियम है तत्परता का नियम। इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, तैयारी का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो तत्परता के नियम, तैयारी का नियम। अब बात करते हैं तत्परता से होता क्या है। तत्परता मतलब है कोई भी अधिगमकर्ता जो किसी चीज को सीखने के लिए तत्काल उपलब्ध है, तो उसे तत्परता का नियम भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी पूरी कहानी सुने। क्या होता है कि एक अधिगमकर्ता या बालक पहले से तैयार होता है, और यदि जो उस कार्य के लिए पहले ही से तैयार होता है और उसी से वही कार्य करवा जाए तो उसके अंदर आनंद उत्पन्न होता है। और यदि कोई व्यक्ति या बालक उस कार्य के लिए तैयार पहले से था नहीं, और फिर हम बात करते हैं वह तैयार नहीं था और उससे जबरदस्ती वह कार्य करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, तनाव। और नेक्स्ट सेकंड क्या लिखा है, तैयार नहीं होता। तो तैयार कब नहीं होता, जैसे कि मान लो कोई बालक है वो किसी चीज के लिए तैयार नहीं है और जबरदस्ती आप उससे कोई चीज करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगी, खींच। और यदि आप नहीं करवाते तो वो संतोषी मान जाएगा, हाँ चलो मैं तो बच गया। तो ये संतोष का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो तैयार के बाद हम बात करते हैं तत्परता का नियम। पहला नियम हो चुका है मुख्य नियमों में। दूसरा नियम है क्या, अभ्यास का नियम। तो यह नियम ये कहता है कि बार बार अभ्यास करोगे तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इन्होंने एक की जगह है दो इसकी जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास के नियम के 2 उपनियम हैं। पहला जो उपनियम है उसको हम कहते हैं उपयोग का नियम। थोड़ा सा इसको देखें। इस उपयोग के नियम में वो क्या कह रहे हैं कि जब बालक किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो चीज सीख जाते हैं, और यही नियम कहलाता है उपयोग का नियम। और अब बात करते हैं दूसरा, इसका दूसरा उपनियम है कि अनुपयोग का नियम। दोहराते नहीं तो वह भूल जाते हैं। ये तो बनी सी बात है कि यदि वो किसी चीज को बार बार नहीं दोहराएंगे तो वो चीज को भूल जाएंगे। आप लोग को एक बार और वीडियो देखना है, तब आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। एक बार पूरा देखने के बाद एक बार और देख लेना। फिर हम बात करते हैं, तो हमने मुख्य नियम में 2 नियम पढ़ लिए। पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट है, हाँ, मुख्य नियम। तो हमने देखे कि जो मुख्य नियम है, मुख्य नियम कितने हमारे, 3, और 3 में से हमने आप लोग को 2 नियम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं, थार्नडाइक ने इस नियम को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो जो 3 नियम थे मुख्य नियमों में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा नियम है, प्रभाव का नियम, ठीक है ना। क्या है, प्रभाव का नियम। और थार्नडाइक ने इस नियम को सबसे महत्वपूर्ण माना था। उनके अनुसार किसी क्रिया का प्रभाव यदि संतोषजनक होता है, मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं और वह कार्य संतोषजनक होता है, तो व्यक्ति उसे जल्दी सीख लेता है। अगर संतोषजनक हो तो व्यक्ति उसे जल्दी सीख लेता है। और यदि उसका कार्य प्रभाव खींच उत्पन्न करने वाला हो तो व्यक्ति उस कार्य को दोहराना नहीं चाहता है, और अतः वह उस चीज को नहीं सीखता है और वह भूल जाता है। ये तो किसकी बात थी, थार्नडाइक की। थार्नडाइक की आगे और बातें देखें। हम बात करते हैं, तो मुख्य नियम के बाद 5 हमारे कौन से हैं, गौण नियम। जैसे कि हम आप लोग को पहले बता चुके हैं, तो चलो पहले गौण नियम को समझाते हैं। पहला जो नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम या तत्व प्रबलता का नियम, तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, और चौथा क्या है, सादृश्य या आत्मसातीकरण का नियम। चलिए तो हम इन सभी नियमों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। तो मुख्य नियम 3 थे और तीनों में हमने महत्वपूर्ण माना था अभ्यास का नियम। अब गौण नियम 5 हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनको समझ लें।
पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। तो बहु अनुक्रिया का जो नियम है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं। बहु अनुक्रिया मतलब जब अधिगमकर्ता कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो सबसे पहले वह लक्ष्य क्या करता है, बहु अनुक्रिया से मतलब ये था कि जो कार्य करना चाहता है तो उसके सामने बहुत सारी अनुक्रियाएं होती हैं, लेकिन वह उस अनुक्रिया को चुनता है जो उसके लिए लक्ष्य की ओर ले जाए। जैसे कि अलग है, अनेक में से वे सब अनुक्रियाएं सीखता जो लक्ष्य प्राप्ति में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा गौण नियम क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का या फिर तत्व प्रबलता का। तो याद रखना, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हम केवल उसे चुनते हैं। अब दूसरा क्या है, आंशिक क्रिया या तत्व प्रबलता का नियम। तो यहाँ पर भी वही नियम कार्य करता है कि हमारे पास बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में से हम उस क्रिया या तत्व का चुनाव करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे गोल की ओर हमें ले जाता है। ठीक है ना। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि आपको कोई कार्य सीखना है तो सबसे पहले उस कार्य को सीखने के प्रति आपकी क्या होना चाहिए, मनोवृत्ति अर्थात सहमति होनी चाहिए और आप उसके लिए उत्सुक पहले से हो। चौथा नियम देखते हैं, सादृश्यता का नियम या आत्मसातीकरण का नियम। तो क्या है कि यह नियम सादृश्यता का नियम या आत्मसातीकरण का नियम क्यों है, थोड़ा सा इसको समझें। क्या लिखा है, नई परिस्थिति में वे चीजें जल्दी सीखता जो उसके पूर्व में सीखी गई हो। मतलब ये नियम कहता है, सादृश्यता का नियम, कि यदि हमसे जो हमने कोई कार्य पूर्व में किया है उससे मिलता जुलता या उसी कार्य को आप दोबारा करवाओगे तो हम उसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें एक लाइन और लिखी है कि जितने तत्व समान होंगे उतनी ही तेजी से हस्तांतरण होंगे। मतलब ये कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें, पुरानी घटनाएं हैं, यदि वो इससे मिलती जुलती हैं और उनका स्थानांतरण भी, तो फिर जल्दी होगा। ठीक है ना। ये है क्या, सादृश्यता का नियम या फिर आत्मसातीकरण का नियम। हमारा जो पांचवा नियम है वो क्या है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है ये हमने किससे लिया था, पावलोव से। और पावलोव के कौन से सिद्धांत कहते हैं, अनुबंधन के समान। तो दो सहचर्यात्मक स्थानांतरण पावलोव के अनुबंधन के समान है। अब हम बात करते हैं, क्या लिखा है, कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता अधिगमकर्ता में हो वह एक नए उद्दीपक के साथ भी हो सकती है। तो यही वो इस सिद्धांत में बताना हम चाहते हैं जो सहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत है। और यदि उस क्रिया को एक नए उद्दीपक और पुराने उद्दीपक के साहचर्य के साथ दोहराई जाती है, ठीक है ना, तो यह सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको देख लें, इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे और क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो मैंने इसको विस्तार से आप लोग को समझा दिया है और इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप लोग इसके नोट्स बना लें। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों हम आप लोग को जैसे पहले ही बता चुके हैं कि अधिगम का ये दूसरा टॉपिक है। इसके पहले मैं अधिगम पर 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ। अब ये कौन सी हैं, एक पहला और एक दूसरा, ये 2 हम पहले से बना चुके हैं। ठीक है ना। और इसमें पहले से मतलब ये था, जैसे कि दोस्तों 1 मिनट, हाँ चलिए, तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।